तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि दो इनेट जैन किंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एक ग्रैंड मास्टर की डिसाइपल होती है जबकि दूसरी तरफ से रेबल्स का लीडर लूबर होता है। जैन टैंक अपनी तलवार को लूबर की साइड के ऊपर उसकी कमर के अंदर धंसा देती है, लेकिन लूबर उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और उसको बाहर निकालते हुए उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस छोटे से अटैक के साथ मुझे मार सकती हो? ये तो बहुत ज्यादा कम है, तुम अपने डैडी का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो अपने बड़े से वेपन को उठाता है और जैन टैंक को मारने लगता है क्योंकि उसने उसकी तलवार को हाथ में पकड़ा हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर लॉक होती है। जाओ भी चलाकर उसे कहता है, जरा बचना, ये तुम्हारे पर अटैक करने वाला है। ऐसी वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। उसी वक्त ग्रैंड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, क्या तुम यहाँ पर मेरी सबसे प्यारी डिसाइपल को मारना चाहते हो? लूपर भी पीछे की तरफ घूमता और कहता है, तो एक ग्रैंड मास्टर है। फिर साथ ही वो कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज यहाँ पर किसी न किसी को तो मरना पड़ेगा, मुझे ग्रैंड मास्टर से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी वो डिसाइपल को मारने लगता है। उसी वक्त ग्रैंड मास्टर नीचे उतरते हैं, उसकी गर्दन के पास आकर अपने दोनों हाथों को यूज करते हुए उसकी गर्दन को मोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही अटैक में उन्होंने लूबर को मार दिया, जो कि एक इनेट जैन किंग है। जैन टैंक अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। मास्टर से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर किस किस्म का इंसान है? क्या मैं अपनी डिसाइपल को यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर चला जाऊंगा? जाओ और उसके दोनों दोस्त ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फी चैंग कहता है, ब्रो क्या तुमने देखा? ग्रैंड मास्टर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ उस लूबर की गर्दन तोड़ दी, जो कि एक इनेट जैन किंग था। ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, पता नहीं ये ग्रैंड मास्टर कौन से लेवल पर है। वो दोनों भी उसे कहते हैं, हाँ वो तो ज्यादा पावरफुल था। ग्रैंड मास्टर जैन से कहते हैं, जैन क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर हारी क्यों हो? तो जैन अपने मास्टर से कहती है, हाँ मास्टर मुझे पता है, क्योंकि उसके मूव्स बहुत ज्यादा बेहतर थे और उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस में मुझसे ज्यादा था और ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा थी। क्या आपने देखा नहीं वो कितना ज्यादा हट्टा कट्टा था? मास्टर से कहते हैं, नहीं तुम यहाँ पर इस वजह से नहीं हारी। तुम्हें पता है कि जब फाइट की जाती है तो जब दो लोग फाइट कर रहे होते हैं तो सिर्फ वही जीतता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव होता है। ना उसे कहता है, हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर लूबर की बॉडी के अंदर इसने अपनी तलवार को धंसा दिया था। जब उसे पता था कि उसके वाइटल पॉइंट्स हिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। जब उसे पता था कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं, फिर भी उसने अटैक करने की कोशिश की। इसी वजह से जैन यहाँ पर हारी है, क्योंकि आपके अंदर अगर फाइट करने का जज्बा होगा, अगर आपको किसी भी चीज का डर नहीं होता, तभी आप जीत सकते हैं। तो ग्रैंड मास्टर जाओ की बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कहते हैं, ये लड़का मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। इसकी परसेप्शन की पावर काफी ज्यादा अच्छी है, कल्टीवेशन लेवल टॉप वॉरियर का है, लेकिन इसके पास स्ट्रेंथ जो है वो जनरल लेवल की है। जाओ उन लोगों से कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और मेरे दोनों भाइयों की। इसी वजह से दोनों भाइयों की तरफ से मैं यहाँ पर तुम लोगों को थैंक यू बोलता हूँ। तो जैन उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि हमने ये तुम्हारे लिए किया है? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने मंकी के लिए किया है। अपने पास से डीमन कोड निकालती है और मंकी से कहती है, लिटिल मंकी क्या तुम्हें ये डीमन कोड चाहिए? अगर तुम्हें ये डीमन कोड चाहिए तो मुझे फॉलो करना होगा, मैं तुम्हें हमेशा इस तरह की डीमन कोड्स दूंगी जो तुम हमेशा खा सकते हो। जाओ उस डीमन कोड को देखने के बाद लाट टपकाता हुआ जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जैन उठकर खड़ी हो जाती है और अपनी डीमन कोड को भी ऊपर कर लेती है और उसे कहती है, नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम्हें यहाँ पर इस बात को एग्री करना होगा कि तुम मुझे फॉलो करोगे। अगर तुम इस लड़के को छोड़कर मेरे पास आ जाते हो तो तभी मैं तुम्हें ये डीमन कोड दूंगी। एक तरफ हमारा जाओ होता है, दूसरी तरफ वो जैन खड़ी होती है। तो मंकी उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। जाओ कहता है, मेरा मंकी ये किसी के लिए भी मुझे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, ये मेरे अलावा किसी का भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे इस डीमन कोड के लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जैसे ही जाओ सामने की तरफ देखता है तो मंकी जाकर जैन के कंधे के ऊपर बैठा होता है। मुझे देखने के बाद कहता है, ये क्या तुम बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने फिर से मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया, तुम सिर्फ एक डीमन कोड के लिए अपने भाई को छोड़कर चले गए हो। जैन उसके मंकी के साथ वहाँ पर लाड करते हुए उसे कहती है, एक परिंदे को पता होता है कि उसे कौन सा ट्री चूज करना है जिसके ऊपर वो अपना घोंसला बना सके और जिसके ऊपर अच्छे फल भी हों। इस तरह तुम्हारे मंकी ने यहाँ पर अपने मास्टर को चूज कर लिया। इसे पता है कि इसे किसके पास ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मैं इसे रोजाना डीमन कोड दे सकती हूँ, इससे इसकी कल्टीवेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। जबकि हमारे जाओ का जो घोड़ा होता है यानी कि ब्लैकी, वो भी वहाँ पर नीक नीक करना शुरू कर देता है। जाओ कहता है, जरा देखो मेरा घोड़ा कितना ज्यादा अच्छा है। वो भी पता है कि सिक्सर ने बहुत ही गलत किया है, ये मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन ब्लैकी मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो जैन उसके ब्लैकी की तरफ देखती है और उसे कहती है, तुम्हारा जो छोटा घोड़ा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तुम्हारा जो ब्लैक हॉर्स मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी दे दो। उसके घोड़े से कहती है, घोड़े क्या तुम मुझे फॉलो करोगे? उसे कहता है, नहीं नहीं, तुमने मुझसे मेरा बंदर छीन लिया, लेकिन मैं अपना घोड़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो जैन अपने पास से कुछ डीमन कोड्स निकालती है और उसके साथ कुछ जॉन स्टोन्स भी निकाल दिया और मंकी से कहती है, लिटिल मंकी चलो जल्दी से ये अपने पास रखो, इनको खा लो, ये तुम्हारे लिए है, मैं रोजाना तुम्हें इस तरह के बहुत सारे डीमन कोड्स और क्रिस्टल्स दिया करूंगी। जाओ कहता है, चलो फिर ठीक है मंकी, मुझे लगता है कि तुमने अपना नया मास्टर ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करेगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ से जाने वाला हूँ। मंकी ये बात सुनने के बाद जैन के पास से सारे क्रिस्टल्स ले लेता है और जल्दी से जंप करते हुए हमारे जाओ की
तरफ चला जाता है और जाकर उसके बाजू के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, मंकी जी तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। मंकी वापस जाने के बाद जाओ से कहता है, बॉस मैं तो यहाँ पर उस लड़की को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि उसके पास क्या कुछ है और देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लूट कर लाया हूँ। जाओ से कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते, मैं अभी यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था। ग्रैंड मास्टर अपनी जैन से कहते हैं, जैन तुम्हें यहाँ पर किसी ऐसे के पास से वो चीज नहीं लेनी चाहिए जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें गिव अप करना चाहिए। तो जैन चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं मास्टर मुझे वो मंकी चाहिए, मैं वो मंकी को नहीं छोड़ सकती। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वो मंकी अपनी किसी वजह से उस लड़के को फॉलो कर रहा है। एक डिमोनिक बीस्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को अपना मास्टर मानता है और उसने जाओ को अपना मास्टर मान लिया। इसी वजह से अगर तुम उसको हासिल भी कर लेती हो, चाहे तुम जबरदस्ती उसको हासिल कर लो, तभी वो कभी भी तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानेगा। तो जैन मास्टर की बात सुनने के बाद कहती है, वो मंकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे वो मंकी नहीं चाहिए। हम लोगों से कहता है, ठीक है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, रुको जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है। जाओ कहता है, आपको मेरे साथ कौन सी बात डिस्कस करनी है। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं, क्या तुमने स्टोन माउंटेन के बारे में कुछ अजीब सा महसूस नहीं किया? मुझे लगता है कि तुमने कुछ अजीब महसूस किया होगा। जाओ उनसे कहता है, ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप यहाँ पर मुझे किस बारे में जानना चाहते हैं, इस स्टोन माउंटेन के बारे में कि यहाँ पर क्या अजीब है। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, तुम क्या यहाँ पर मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, कि वो बंदा जो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था वो भी तुमसे यही कह रहा था, वो तुम्हें धमका रहा था कि वो तुम्हारी जान बख्श देगा अगर तुम उसे बता देते हो कि जान वेन्स कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जान आर्ट के बारे में पता है कि कैसे जान आर्ट जान स्टोन्स को ढूंढा जा सकता है। जाओ आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ मास्टर मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो जैन अपने ग्रैंड मास्टर से कहती है, मास्टर ऐसा कैसे हो सकता है, इस छोटे से लड़के को जान सीकिंग स्किल्स के बारे में कैसे पता हो सकता है? हमारे सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक आप हैं जिनको जान सीकिंग स्किल्स के बारे में पता है। ग्रैंड मास्टर से कहता है, जैन तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो, मुझे इस लड़के से बात करने दो। तो जाओ ग्रैंड मास्टर से कहता है, मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूंगा तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये बात वाकई में सच है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत इस बारे में पता है। मैंने इस माउंटेन के टैलेंट को एनालाइज किया और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टोन्स हो सकते हैं। मास्टर से कहते हैं, तो फिर मुझे बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या देखा है। हमारा जाओ उनको सारी बात बता देता है कि उसने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया। ये बात सुनने के बाद जैन कहती है, मास्टर आपने भी तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही कहा था जब हम लोग रास्ते में यहाँ पर आ रहे थे। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर उस हेक्सागोन डायग्राम के बारे में पता है और तुम्हें पता है कि कैसे यहाँ पर जान स्टोन्स को ढूंढना है। क्या तुम लोग चिंगहान डायनेस्टी से हो? तुम तीनों ही बच्चे बहुत बड़े जीनियस लगते हो, तुम्हारी ओरिजिनलिटी क्या है? साथ ही ग्रैंड मास्टर सोच रहे होते हैं, अगर इन तीनों बच्चों को यहाँ पर एक अच्छा मास्टर मिल जाए तो ये तीनों ही बच्चे बहुत ही जल्दी इनेट जानराम में पहुंच जाएंगे। क्या उन लोगों से कहता है, नहीं हम लोग तो रॉयल अकेडमी के डिसाइपल्स हैं, हम लोग यहाँ पर चिंगहान डायनेस्टी में रेबल से फाइट करने के लिए अपने स्कूल की तरफ से एक मिशन के ऊपर भेजे गए हैं। क्या नाम जाओ जुई है, हम लोग यहाँ पर जाओ शैंग डायनेस्टी से आए हैं। ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, एक का नाम क्लाउड वन है और एक का नाम फी चैंग है। ग्रैंड मास्टर उनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनसे कहते हैं, अब जबकि तुम लोगों को भी पता है कि यहाँ पर एक जानवेन है, क्यों ना हम तीनों मिलकर उसको यहाँ पर ढूंढे और उसके बाद तो उसे आधा आधा बांट देंगे। शैन बात सुनने के बाद कहती है, मास्टर आपको क्या हो गया है, हम लोग अपने जान स्टोन्स को इनके साथ क्यों बांटेंगे? ग्रैंड मास्टर जैन से कहते हैं, जैन अगर तुम इसी तरह बिहेवियर करती रही तो अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा, अगली बार तुम्हें घर भी छोड़कर आऊंगा। जैन उनसे कहती है, ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। साथ ही मास्टर से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर गुस्सा नहीं होना चाहता, लेकिन तुम्हें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए। फिर ये सभी लोग उनके बड़े ईगल्स के ऊपर बैठ जाते हैं और ईगल उड़ना स्टार्ट करता है। ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जाओ मास्टर के साथ होता है। ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कहते हैं, जाओ अगर तुमने यहाँ पर जान वेन्स की लोकेशन को ढूंढ लिया, हम लोग जान वेन्स को आपस में आधा आधा बांटेंगे, लेकिन अगर तुमने उसको नहीं ढूंढा तो फिर वो सारे का सारा मेरा हो जाएगा। जाओ उनसे कहता है, ठीक है ग्रैंड मास्टर, हमारी डील हुई। फी चैंग और क्लाउड दोनों नीचे खड़े ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। फी चैंग कहता है, एक दिन मैं भी एक इनेट जान किंग बनने वाला हूँ, उसके बाद देखना मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इनेट जान किंग बनना बेहतर है? मुझे तो लगता है कि मैं इससे अगले लेवल पर जाना चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं वो ग्रैंड मास्टर कितना पावरफुल था? लगता है कि वो एक इनेट जान किंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी ताकि हम लोग ग्रैंड मास्टर की तरह पावरफुल हो सके। थोड़ी देर के बाद ग्रैंड मास्टर हमारे जाओ से कह दिया, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो? क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पर नीचे जानवेन हो सकती है? जाओ कहता है, हाँ वहाँ पर जानवेन हो सकती है। मास्टर से कहते हैं, लेकिन क्यों? हमारा जाओ उन्हें सारी बात समझाता है कि वहाँ पर क्यों जानवेन हो सकती है। ये लोग वहीं पर नीचे लैंडिंग करते हैं तो बाकी के सभी लोग भी वहीं पर आ जाते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ बैरन लैंड होती है। वो लोग कहते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बैरन लैंड है, सामने तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर कोई पत्थर भी दिखाई नहीं दे रहा। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं, तो लड़के मुझे ये बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए? जाओ कहता है, मैं इस बारे में बाकी में श्योर हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ ग्राउंड के नीचे जानवेन्स हो सकती है, हमें यहाँ पर खुदाई करना होगी और उसके बाद हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन को जान पाएंगे। ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, ये वाकई में एक बहुत ज्यादा डम्बेस्ट वे है, तुम्हें क्या लगता है कि सारा दिन हम लोग यहाँ पर खुदाई करते रहेंगे? तो उनसे कहता है ग्रैंड मास्टर, क्या आपके पास कोई और भी तरीका है? तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। तो ठीक है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पर खुदाई करनी
करनी है। वो जाते हैं और एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करो। ये लोग जब वहाँ पर उस पेड़ के पास खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर वाकई में नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं चलो ठीक है, बाकी का सब काम मुझे करने दो। वो अंदर जाते हैं और अपनी तलवार को घुमाते हुए बड़े से पत्थर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस पत्थर के अंदर से एक बड़ा सा जान स्टोन निकल आता है। ये सभी लोग उस जान स्टोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और बहुत ही हैरान भी होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं हालांकि यहाँ पर काफी बड़ा स्टोन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटा है, मैं इसको पीसेस में कर देता हूँ ताकि हम सभी को अपना अपना हिस्सा मिल सके। ग्रैंड मास्टर कहते हैं वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इस आउटर वर्ल्ड में भी यहाँ पर जान स्टोन्स मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट भी नहीं है। वो जाओ से कहते हैं तो ठीक है, तुम लोग अपना आधा हिस्सा ले लो और यहाँ पर हमारी जर्नी एंड होती है, तुम्हें यहाँ पर गुड बाय बोलते हैं। तो पीछे आगे बढ़ता है और पत्थरों को उठा लेता है और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब कि हमारा जाओ सोच रहा होता है एपिसोड के एंड पे ग्रैंड मास्टर ने ये कहा था एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हमें इस तरह के जान स्टोन्स मिल सकते हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं है। जाओ सोच रहा होता है इस बात का क्या मतलब है, कहीं ये सेक्रेट लैंड से तो नहीं है। ग्रैंड मास्टर जाओ से कहते हैं मेरी डिसाइपल को और मुझे यहाँ पर कुछ और काम है, इसी वजह से हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो तुम लोग यहाँ से अपने रास्ते चलो, हम लोग अपने रास्ते जाएंगे। तो हमारा जाओ उनसे कहता है मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मास्टर से कहते हैं हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जाओ कहता है और मुझे ये बताएं कहीं आप लोग सेक्रेट राम से तो नहीं आए। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया है, हाँ हम लोग सेक्रेट लैंड से यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर अपने पास से एक टोकन निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं चलो तुम इस टोकन को अपने पास रखो, ये टोकन तुम्हारे लिए। जब तुम एक जान सीकर बन जाओगे, तुम एक इननेट जान किंग लेवल तक पहुंच जाओ, तो उसके बाद सेक्रेट लैंड में चले आना और वहाँ पर आकर मुझे ढूंढना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साथ ही वो उसे अपना नाम भी बताते हैं। वो उसे कहते हैं मेरा नाम लिन पेंग टैंग है और ये मेरी डिसाइपल है, इसका नाम जैन टैंग है। जाओ अपने पास उस बैच की तरफ देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है टैंग मैथ्यूस हॉल, यानी कि वो सेक्रेट लैंड में एक मैथ्यूस हॉल है जिसके वो एल्डर हैं। हमारा जाओ क्लाउड वान से कहता है क्लाउड वान मुझे पता है कि तुम एक प्रेस्टिजियस फैमिली से आए हो, तुम्हें बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता होगा, क्या तुमने कभी इस टैबलेट के बारे में सुना है या फिर मैथ्यूस हॉल के बारे में सुना है। क्लाउड वान से कहता है ब्रो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि एम्परर भी इस ऑर्डर को देखने के बाद अपना सर झुकाते हैं, यानी कि तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही अमेजिंग चीज आ गई है। इस बैच को देखने के बाद एम्परर भी तुम्हारी बात को मानेंगे। मुझे बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लाउड वान से कहता है मेरे ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि मैथ्यूस हॉल वाले बहुत सारी डायनेस्टीज की रक्षा करते हैं, ऐसा समझ लो जैसे कि वो हमारे गार्डियंस हैं। तो फी चेंग उसे कहता है तो बॉस इसका मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में एक नई पावर आ गई है, इसकी मदद से तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा। जाओ उसे कहता है फी चेंग लगता है कि तुम्हें जो पसंद आया क्यों ना तुम इसको रख लो। फी चेंग कहता है नहीं नहीं बॉस मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। जाओ कहता है जबकि इननेट जान किंग मर चुका है और हमें इस माउंटेन के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, तो हमें क्रिस्टल्स भी मिल चुके हैं, तो क्यों ना बैठकर यहीं पर कल्टीवेट किया जाए। और वो लोग यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हैं और उसके बाद ये लोग वापस डायनेस्टी के सिटी में आ जाते हैं। जब ये लोग चैंगसी सिटी में वापस आते हैं तो बातें करते हुए जा रहे होते हैं। क्लाउड कहता है बॉस तुमने कहा था कि कल्टीवेट करेंगे, लेकिन पूरे 10 दिन तक तुमने हमें केव के अंदर बंद करके रखा है, वहाँ पर बैठ कर हमारे तो बाजू और पूरा बदन दर्द कर रहा है। हालांकि हमने कल्टीवेट भी किया है, लेकिन यहाँ पर 10 दिन तक बैठे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसे कहता हाँ लेकिन मैं फेल हो गया, मैं टॉप रैंक के जनरल लेवल तक पहुँचने ही वाला था, लेकिन मैं एक टॉप लेवल का जनरल नहीं बन पाया। क्लाउड वान उसे कहता है तो मेरा भी तो देखो जरा, मैं तो मीडियम लेवल का जनरल बन चुका हूँ आज के अपग्रेड के बाद, लेकिन तुम तो मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो। तो फी चेंग कहता है मुझे लगता है कि हमारा बॉस हमसे ज्यादा बेहतर होगा, हो सकता है कि ये नेट जान किंग लेवल तक पहुंच गया हो। क्या उनकी बातें सुनने के बाद कहता है ये किस तरह की बात कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं अभी सिर्फ वारियर स्टेट पर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ लो लेवल का जनरल बना हूँ, यानी कि लो लेवल के जनरल तक मेरी कल्टीवेशन पहुंची है। तो जाओ सोच रहा होता है मैं इन लोगों को ये नहीं बता सकता कि मेरे पास डीमंस की पावर है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड लाइन की पावर है, यहाँ पर नॉर्मल इंसानों की तरह लेवल अप नहीं कर सकता। हालांकि मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद लो लेवल के जनरल लेवल को हासिल किया है, लेकिन असल में मेरी पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, एक इननेट जान किंग तक मेरी पावर बढ़ चुकी है। तो दोनों ही हैरान होकर उसे कहते हैं बॉस अब ये मत कहो, हमें पता है कि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम सिर्फ लो लेवल के जनरल हो, यानी तुम्हारी कल्टीवेशन हमसे भी लो है। जहाँ उनसे कहता बस भी करो, मैंने तुम्हें सच बताया है, मैं जहाँ पर तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, चलो ठीक है आप आगे बढ़ते हैं। साथ ही उनसे कहता है मैंने यहाँ पर एक नया स्किल भी हासिल किया है। उसे कहता है बॉस बताओ कि तुमने कौन सा नया स्किल हासिल किया है। जाओ कहता है कभी यहाँ पर फाइट होगी तो मैं तुम्हें नया स्किल दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे में नहीं दिखाऊंगा। तो फी चेंग उनसे कहता है क्या हम लोग ऐसे ही वापस अपनी एकेडमी में जाने वाले हैं। उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है, हम लोग ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो उसे कहता है लेकिन हम लोग ऐसे वापस कैसे जा सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि हमें चैंगसी सिटी में जाकर उसको मारना चाहिए, क्योंकि उस प्रिंस को मार डालेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने हमारे खिलाफ यहाँ पर साजिश की थी, हमें मरवाने की कोशिश की। वान से कहता हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें चैंगसी सिटी में जाकर उसको मार देना चाहिए कि उसने हमारे खिलाफ ये सारी साजिश की थी। तो जाओ सोच रहा होता है हमारा लिटिल ब्रदर यानी कि फी चेंग ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है इसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। मुझे इन्हें उस प्रिंस से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने उस प्रिंस को देख लिया तो ये सब मार डालेंगे, फिर हमारे लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। जाओ उनसे कहता है बस भी करो, हम लोग जाकर उसको नहीं मार सकते, क्योंकि जब हम लोगों ने वहाँ पर प्लान तैयार किया था और उस इननेट जान किंग लूपर को उनकी तरफ भेज दिया था, वो
मैपल टाउन की तरफ गया था। वहाँ पर जाने के बाद वो जल्दी वहाँ से वापस आ गया। इसका मतलब यह है कि उसने उनको बहुत ही भारी नुकसान पहुंचाया होगा। प्रिंस हो सकता है कि पहले मर चुका हो, फिर उसकी फोर्सेस बहुत ज्यादा कम रह चुकी होंगी। हम लोग अगर वहाँ पर जाएंगे तो हमें वहाँ पर जाकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर हम लोग वहाँ पर जाकर बदला ले सकते हैं। क्लाउड वार्नी से कहता है ब्रदर ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग अभी उनके इलाके में है और उनके इलाके में हम लोग उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग अभी चलते हुए जा रहे होते हैं, वहीं पर एक दीवार के ऊपर एक पोस्टर दिखाई देता है जिसके इर्द गिर्द काफी सारे लोग खड़े होते हैं और वो उस पोस्टर को देख रहे होते हैं। चेंग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मैं उस प्रिंस चेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। वॉन कहता है ब्रदर यहाँ पर आओ, हमारे वांटेड पोस्टर लगे हुए हैं। वो सभी लोग जाकर दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर इन तीनों की तस्वीरें लगी होती हैं, साथ इनके सर के ऊपर बाउंड्री भी होती है। चेंग जल्दी से आगे बढ़ता जाकर उस पोस्टर को ही फाड़ देता और कहता है किस कमीने ने जो घटिया काम किया है, लगता है कि ये प्रिंस चेंग का ही काम है, उसी ने ये पोस्टर्स यहाँ पर लगवाए होंगे, तो वो मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बाकी की सारी जनता वहाँ से डर कर भाग जाती है। जाओ भी सोच रहा होता है मैं तो उसको यहाँ पर जिंदा छोड़कर जाने वाला था, लेकिन उसने तो हाथ ही पार कर दी, उसने हमारे खिलाफ बाउंड्री जारी कर दिया, इसका मतलब सभी लोग हमारे दुश्मन बन जाएंगे। ये लोग अभी यहीं पर होते हैं कि उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कहाँ पर है वो भगोड़े, कहाँ पर है जो कि रेबल्स के साथ मिल गए थे। एक ऑफिसर जिसका नाम ज़ेनोंग जी होता है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा होता है और उसके साथ उसके काफी सारे सोल्जर्स होते हैं। ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं तो वाकई में वही तीन लोग जिनकी शक्लें इन पोस्टर के अंदर हैं। मुझे तुम्हारे बारे में रिपोर्ट्स मिली हैं, लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर इस सिटी में जरूर अपीयर होगे, तो तुम लोग वही भगोड़े हो जिन्होंने आर्मी को डिस्बैंड किया और बहुत सारे लोगों को मारकर भाग गए। तो चेंग अपना भाला निकाल लेता है और कहता है मुझे अभी से उस प्रिंस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अपना गुस्सा उतारने के लिए मुझे किसी की जरूरत थी, शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, चलो जल्दी से आ जाओ। ज़ेनोंग जी अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इनको मार डालो, क्योंकि मरे हुए का भी उतना ही नाम है और जिंदा का भी उतना ही नाम है। वो सारे सोल्जर बड़ी स्पीड से भागते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लाख गोल्ड का इनाम मिलने वाला है। चेंग कहता है ब्रो मुझे यहाँ पर इन सभी से निमटने दो, ये सारे के सारे मेरा शिकार है। वो अपने भाले को घुमाते हुए वहाँ पर सिर्फ एक ही बार घुमाता है, क्योंकि कल्टीवेशन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ एक ही बार में उसने बहुत सारे सोल्जर्स को वहाँ पर गिरा दिया है। देखकर तो ज़ेनोंग जी भी कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कमीने तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चेंग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है आज ना सिर्फ यहाँ पर फाइट बैक करूंगा बल्कि मैं तुम्हारा सर भी काटने वाला हूँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जल्दी से जंप करते हुए ज़ेनोंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो भी अपने भाले को सामने की तरफ करते हुए उसके भाले के साथ अपने भाले को टकराता है, लेकिन हमारे चेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से ऑफिसर अपने घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे गिर जाता है वो उठकर भागना शुरू कर देता है और कहता है मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चेंग अपने भाले को उसके पीछे की तरफ फेंकता है। वो पीछे से बड़े जोर के साथ भाले को फेंकता है जो कि सीधा जाकर उस ऑफिसर को लगने लगता है, लेकिन उसी वक्त रास्ते में कोई उस भाले को पकड़ लेता है। तो एक टॉप जॉन जनरल होता है जिसका नाम आओजुन चू होता है। तो आओजुन उन लोगों से कहता है तुम सभी भगोड़े यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंस दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग हमारे ऑफिसर्स को यहाँ पर दिन दिहाड़े मार सकते हो। यहाँ पर आओजुन अपने साथ अपने पोते को भी लेकर आया होता है। वो भी एक मीडियम लेवल का जनरल होता है जिसका नाम जियोन चू होता है। जियोन चू अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मुझे यहाँ पर इनसे फाइट करने दो। हमारे तीनों हीरोज से कहता है चलो मेरे साथ फाइट करो, तुम में से कौन मुझसे फाइट करेगा। चेंग कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर फाइट करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? तुम अपने जैसे 9 लोगों को ले आओ, मैं उनको भी हरा दूंगा। क्लाउड वान भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ब्रो फी क्यों ना मैं इसके साथ फाइट करूँ, मुझे भी यहाँ पर अपने स्किल्स को आजमाना है और मुझे लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये मुझसे कमजोर होगा। चेंग उसे कहता है ब्रो ये क्या बात हुई, लगता है कि तुम मेरा मजा मुझसे छीनना चाहते हो, मुझे अभी भी यहाँ पर मजा आ रहा था, मुझे इससे फाइट करनी है। चलो ठीक है फिर तुम इससे फाइट कर सकते हो। तो क्लाउड वान उसे कहता है तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, तुम जाओ ना किसी और से जाकर फाइट कर लो, इस लड़की को मेरे लिए छोड़ दो, मैं पहले इससे फाइट करता हूँ। मैंने भी यहाँ पर नया लेवल अचीव किया है, तो ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे भी तो यहाँ पर किसी से फाइट करनी होगी ना। चेंग कहता है अच्छा ठीक है फाइट कर लो। तो जियोन चू भी हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बड़ी स्पीड से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ आता है और उसे कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आपस में डिसाइड करने की तुम में से कौन मेरे पर अटैक करेगा। ऐसे वो हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करता है। क्लाउड उसके अटैक को अवॉइड करते हुए उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और कहता है देखा मेरी स्पीड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मैं अभी ब्रेक थ्रू करने के बाद मीडियम लेवल का जनरल बना हूँ। पीछे वाली साइड पर आने के बाद वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे एक ड्रम के साथ टकराता है और वहीं पर वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद क्लाउड आज उनसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा भतीजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस वो बहुत ज्यादा कमजोर है, पर मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर वो उसके दादाजी से कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर आओ और आकर फाइट को ज्वाइन करो। तो ऑफिसर ज़ेनोंग जी जो कि उसके पीछे जाकर छुपा होता है वो आज उनसे कहता है मुझे लगता है कि आप जाकर इन लोगों से खुद हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप इनसे मुकाबला कर सकते हैं, ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, काफी सारे सोल्जर्स इनके हाथों मारे जा चुके हैं। उनसे कहता है नहीं अभी वक्त नहीं हुआ। तो ज़ेनोंग जी उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या ये यहाँ पर जानबूझकर अपने पोते को मरवाना चाहता है, ये फिर से अपने पोते से कहेगा कि फाइट करो। तो चुन भी चलाकर उसे कहता है चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, जियोन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह के एक लड़के से हार सकते हो, चलो जल्दी से उठकर इसके साथ फाइट करो, तुम कोई डरपोक नहीं हो। क्या उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये यहाँ पर अपने पोते को नुकसान क्यों पहुंचवा रहा है, जबकि इसे पता है कि वो क्लाउड का मुकाबला नहीं कर सकता। तो जियोन चो भी फिर से उठकर खड़ा हो
जाता है और हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा क्लाउड उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। पर हमारे जाओ को समझ आ जाती है। वो कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर टाइम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम जाया और इतनी देर में उनकी रीइंफोर्समेंट यहाँ पर पहुंच जाए। तो जाओ चिल्लाकर क्लाउड से कहता है क्लाउड जल्दी से अपनी फाइट को खत्म करो, ये लोग यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, इनकी रीइंफोर्समेंट की फोर्स यहाँ पर आ रही है, हमें जल्दी से निकलना होगा। जाओ फीचेंग से कहता है फीचेंग चलो जल्दी आओ इसको खत्म करते हैं। आजुन भी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है लगता है इनको पता चल गया मुझे भी फाइट में शामिल होना होगा। वो आगे बढ़ा होता है उसी वक्त हमारा क्लाउड वन अपनी तलवार निकालता है और उसके पोते की बॉडी के ऊपर स्लैश लगाते हुए उसको मार देता है, जिसकी वजह से आजुन भी बड़ी स्पीड से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाओ भागता हुआ आगे बढ़ता है और क्लाउड को बचाने के लिए उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। अपने डीमन वुल्फ की पावर्स को रिलीज कर रहा होता है और उसके साथ जब अपने पंच को टकराता है तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ से फीचेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके दूसरे साथियों को मार रहा होता है। तो आजुन जल्दी से जंप करते हुए पीछे हटता है, उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसका हाथ कांप रहा होता है। वो कहता है ये लड़का तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है। जाओ से कहता है तुम्हें क्या लगा कि हमें इस बार में समझ नहीं आएगी, तुमने अपने पोते को यहाँ पर यूज करते हुए टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी फोर्सेस यहाँ पर पहुंच जाए। तुमने हमें कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया और साथ ही हमने पोते को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया है और उसका पोता वहाँ पर सामने गिरता है और वो मर चुका होता है। देखकर तो आजुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने पोते के पास आता है, उसकी डेड बॉडी को अपने हाथ में रखकर रोना शुरू कर देता है, जबकि ज़ेनॉन जी वहाँ पर हंस रहा होता है और सोच रहा होता है बेवकूफ बुड्ढा कहीं का, मैंने तो पहले से कहा इसे आगे बढ़कर इनसे खुद फाइट करनी चाहिए लेकिन इसने कहा कि अभी नहीं। अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वहाँ पर एक जबरदस्त दाड़ मारता है और चीख कर कहता है तुम लोगों को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, तुम सभी लोग नहीं बचोगे। तो मैंने जाओ से कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमें मारने के लायक हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो अर्जुन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है मैं एक टॉप जॉन जनरल हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे कीड़े मकोड़े देखे हैं, मैंने बहुत सारे साल जंग में बिता दिए, यहाँ पर टॉप जॉन जनरल लेवल तक पहुँचने के लिए मैंने अपनी उम्र लगा दी, मैं लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक छोटे लड़के को भी नहीं मार सकता। माना जाओ से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत है जिसके साथ मैं अपने स्किल्स को चेक कर सकूं क्योंकि मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है। जाओ उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है, जैसे वो दोनों अपने पंचेस को टकराते हैं तो बहुत सारी जबरदस्त सी एनर्जी निकलती है। क्लाउड वन कहता है क्या ये दोनों वाकई में जनरल लेवल पर हैं, लेकिन लगता नहीं है, इन दोनों की जितनी एनर्जी निकल रही है लगता है कि दोनों ही नेट जान किंग्स हैं जहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं। फीचेंग वहाँ पर दूसरे साथियों को मार रहा था और अपने क्लाउड वन से कहता है यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कल्टीवेशन लेवल क्या और स्ट्रेंथ कितनी है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे पंच के साथ अगले वाले को मरना चाहिए। उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो फिर हम लोग भी यहाँ पर ट्राई करते हैं और वो लोग भी वहाँ पर उनको मारना स्टार्ट करते हैं। हमारा जाओ भी आज उनको हरा देता है, आज उनके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे उसके मुंह से जबरदस्त ब्लड निकलता है और उसके सारे पेट के अंदर उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। हमारे जाओ ने यहाँ पर आजुन जनरल को भी मार दिया है। उसके मरने के बाद जाओ कहता है तुम दोनों तो वाकई में दादा पोता थे, तुम दोनों ने यहाँ पर सैक्रिफाइस देने का सोच रखा था और हमारे हाथों से ही मरना था, तुम दोनों यहाँ पर मर गए हो। ज़ेनॉन जी वहाँ से भागना शुरू कर देता और कहता है मिस्टर ज़ूचू मर चुके हैं, चलो जल्दी से यहाँ से भागो, इससे पहले कि हमारे दूसरे फाइटर्स यहाँ पर आए, पहले से लोग हमें मार डालेंगे क्योंकि हमारे मास्टर आजुन जहाँ पर हमारे टाउन के सबसे बेस्ट सोल्जर थे। जहाँ अपने दोनों भाइयों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर दूसरी फोर्सेज आ जाएं, अगर पावरफुल फोर्स यहाँ पर आ गई तो उनकी तादाद ज्यादा होगी और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है हमारा जाओ अपने दोनों साथियों के साथ वापस अपनी जाओशेन डायनेस्टी की तरफ आ रहा होता है। रास्ते में उनके ऊपर सर्वेलेंस रखी जा रही होती है और यहाँ पर दो बड़े बड़े ईगल होते हैं जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं और इन्हें उनसे बचना होता है। जाओ और उसके दोस्त यहाँ पर एक पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और वो लोग कहते हैं 3 हो चुके हैं और हम लोग अभी तक जाओशेन डायनेस्टी के करीब नहीं पहुँच पा रहे, पता नहीं इन लोगों को क्या है और ये लोग हमारा पीछा किए जा रहे हैं। ये लोग तो अपने हमारे पीछे से तब से लगे हुए हैं और बड़े बड़े ईगल्स जो है ये ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये आसमान के ऊपर से हमारे पर नजर रख रहे हैं और जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं वो हमें देख लेते हैं। क्लाउड वन कहता है काश मेरे पास पंख होते और मैं उड़ सकता, फिर देखना मैं इनका क्या करता, मैं इन दोनों ईगल्स को हवा में जाकर मार देता। कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये उड़ने वाले पंछी हमारे लिए मुश्किल है, मैं 6 ईयर को भी वहाँ पर नहीं भेज सकता क्योंकि वो भी उड़ नहीं सकता। तो जब ये लोग जहाँ पर पत्थर के पीछे छुपे होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर से 2 जनरल्स निकलते हैं, नाम चू लॉन्ग चैन होता है और दूसरे का नाम श्वान होता है और दोनों ही मीडियम लेवल के जान जनरल्स होते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं जो अपने घोड़ों के ऊपर पीछे पीछे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमने ईगल्स को उनके पीछे छोड़ दिया जो कि उनके ऊपर नजर रख रहे हैं, हम लोगों को बस उनसे दूर रहना है। मुझे पता है कि उनके साथ जो उनका लीडर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनके हत्थे चाट के तो हमें मार डालेंगे, हमें बस उनके पीछे रहना है। श्वानू कहता है तो हमारी लाइफ बहुत ज्यादा प्रेशियस है, हम लोग उनके सामने क्यों जाएंगे, उनके सामने जाकर तो मरने से अच्छा है हम लोग यहीं पर उनका पीछा करते हैं, जब वो मौका मिलेगा हम उन्हें मार डालेंगे और अपना रिवार्ड लेंगे, इससे पहले कि दूसरी आर्मी यहाँ पर पहुंचे हम लोग जहाँ से निकल जाएंगे। चियोलॉन्ग चानू से कहता है लेकिन हमारा एक ईगल वापस आ रहा है, लगता है कि उसे वो मिल गए होंगे। चानू से कहता है मुझे लगता है कि वो लड़के रेस्ट कर रहे होंगे इसी वजह से ईगल भी यहाँ पर वापस आ रहा है। उसी वक्त तुम्हारा क्लाउड उसके सामने आ जाता है और उनसे कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने तो हमें वाकई में ढूंढ लिया। साइड के ऊपर से फीचेंग जल्दी से जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग हमें मार सकते हो, तुम्हारी
हिम्मत कैसी है हमारा पीछा करने की। तो क्लाउड जल्दी से आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों के घोड़ों के ऊपर अटैक करता है, जिससे उनके घोड़े वहाँ पर जख्मी होकर गिर जाते हैं और वो लोग अपने घोड़ों से नीचे गिर जाते हैं। तो उसी वक्त हमारा फी चैंग भी नीचे उतर आता है और कहता है मुझे महसूस हो रहा है। क्लाउड उसे कहता है तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। फी चैंग उसे कहता है कि इन दोनों को मैं मारने वाला हूँ। तो वो दोनों ही जल्दी से भागते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फी चैंग अपने भाले को घुमाते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, सिर्फ एक ही अटैक में उन दोनों को मार देता है। इसी के साथ ही वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। वो कहता है मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैं एक टॉप लेवल का जनरल बन गया हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमारा जाओ अपने लिटिल मंकी को लेकर पेड़ की डाली के ऊपर चढ़ा होता है। जब वो दोनों ईगल वहाँ पर करीब से उड़ते हुए जा रहे होते हैं तो उसी वक्त हमारा जाओ मंकी से कहता है तुम्हारी बारी है। तो मंकी रोर करते हुए अपने साइज को बड़ा करता है, जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। उस एक ईगल के ऊपर जाने के बाद अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ता है और उसे एक ईगल की गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे एक ईगल मर जाता है। उन दोनों सोल्जर्स में से एक अभी तक जिंदा होता है। वो कहता है इसने मेरे ईगल को मार दिया, मैं इस बंदर को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार डालूंगा। जबकि हमारा फी चैंग उसके सामने होता है और उसे कहता है जरा रुको। उसने कह दिया कि तुम यहाँ पर हमारे मंकी को हाथ लगा सकते हो, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। एक ईगल के मरने के बाद दूसरा ईगल मंकी के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा मंकी नीचे से जंप करते हुए उसके पाँव के साथ लटक जाता है। पाँव के साथ लटकने के साथ ही अपने साइज को बड़ा करता है। साइज को बड़ा करने के बाद उसके पाँव से घुमाकर एक पेड़ के साथ टकरा देता है, जिसके साथ टकराने के साथ ही वो ईगल भी वहीं पर मर जाता है। वो सोल्जर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो एक डिमोनिक मंकी है, हमें इन लोगों को यहीं पर हराना होगा। दूसरा साथी भागना शुरू कर देता है और कहता है हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो दोनों जैसी वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। उसी वक्त हमारा जाओ अपनी हेलबर्ट को उनकी तरफ फेंकता है तो उसकी हेलबर्ट उड़ती हुई पहले एक ही बॉडी के आर पार होती है, फिर दूसरे वाले को जाकर लगती है और वो दोनों ही वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। फी चैंग उसे कहता है ब्रदर जुई ये तुमने क्या किया, ये दोनों ही टॉप लेवल के जनरल थे और मैं इनका मुकाबला कर सकता था, तुमने इन दोनों को मार दिया। उससे कहता है बस भी करो, दोनों ईगल्स ने हमारी पोजीशन को एक्सपोज कर दिया होगा। पीछे जो फोर्सेस आ रही हैं वो हमारे बोझदा क्रीप पहुंच चुकी हैं और उन्हें हमारी लोकेशन का पता चल गया, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये लोग फिर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जब ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं वहीं पर साइड के ऊपर टैबलेट के ऊपर लिखा होता है कि ये लोग ओशन डायनेस्टी में पहुंच जाए हैं, लेकिन ये लोग अपनी बातों में मगन होते हैं और आगे की तरफ चलते जा रहे होते हैं। इन्हें नहीं पता होता कि ये कहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसी लगता है कि ये लोग अपनी जाओजेंग डायनेस्टी की तरफ आगे बढ़े हैं। ये लोग कपड़े लगाते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं। फी चैंग ने क्योंकि टॉप लेवल का जनरल बन चुका है 16 साल की उम्र में, इसी वजह से वो उसे कह रहे होता है कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो। क्लाउड वन से कहता है जब तुम एक शान किंग बन जाओगे तो मेरे बारे में मत भूलना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फी चैंग उसे कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे दुख हो या फिर खुशी हो। फिर मैं एक शान किंग बनने के बाद तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। तो चलते चलते हमारा जाओ उन दोनों से कहता है जरा अपनी बातें बंद करो, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे यहाँ पर डायनेस्टी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे ये बताओ क्या हमारी जाओशेंग डायनेस्टी और चिंगहान डायनेस्टी के दरमियान में कोई ओशन आता है। तो क्लाउड वन से कहता है मुझे सब कुछ पता है, मुझे पता है हमारे जाओशेंग डायनेस्टी के इर्द गिर्द कोई भी ओशन नहीं है, जबकि चिंगहान डायनेस्टी के ऑपोजिट साइड के ऊपर ओशन डायनेस्टी है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ओशन ही ओशन है। हमारा जाओ वहाँ पर समुद्र को घूर घूर कर देख रहा होता है, जबकि वो दोनों भी जैसे सामने की तरफ देखते हैं तो वो लोग भी समुद्र को घूर घूर कर देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि हम लोग उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे थे, हमें जाओशेंग डायनेस्टी में जाना था और हम लोग उल्टी साइड के ऊपर ओशन डायनेस्टी में पहुंच आए हैं। क्लाउड वन यहाँ पर इस ओशन को देखते ही पोएम गाना शुरू करता है। वो कहता है ओशन तुम तो पानी से भरे हुए हो। वो दोनों ही उसकी पोएम सुनने के बाद उसके सर में मारते हैं और कहते हैं चुप करो, बस करो, तुम यहाँ पर पोएम गाना बंद करो। जाओ कहता है तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें यहाँ पर ओशन डायनेस्टी को पार करते हुए वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जाना चाहिए या फिर हमें वापस से डायनेस्टी को पार करते हुए वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जाना चाहिए। तो क्लाउड वन से कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस ओशन में एक फेरी करवा लेते हैं, हम लोग एक शिप पर बैठकर वापस अपनी जाओशेंग डायनेस्टी में जा सकते हैं, हम लोग पहली बार समुद्र को देख रहे हैं। जाओ उनसे कहता है लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे साथ काफी सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, हो सकता है कि वहाँ पर भी हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो फी चैंग उसे कहता है मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर से एक शिप लेनी चाहिए, ये हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा, हम लोग एक शिप ही ले लेते हैं। पर जाओ उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है इन लोगों ने बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह कैसे सोच सकता हूँ, मैं यहाँ पर इतना ठंडा कैसे पड़ सकता हूँ, इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड होना चाहिए क्योंकि मैं इन दोनों का बिग ब्रदर हूँ। उनसे कहता है चलो भाई ठीक है, हम लोग शिप ही लेते हैं। और वो लोग वहाँ पर शिप यार्ड के करीब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर काफी सारी शिप्स होती है। तो एक शिप जो कि जाओजेंग सिटी की तरफ जा रही होती है, ये लोग जाकर उसे पैसे देते हैं। बंदा उनसे कहता है ठीक है तुम लोग जल्दी से जाकर शिप के ऊपर चढ़ जाओ, ये शिप यहाँ से सीधा जा रही है जाओजेंग डायनेस्टी। ऐसे वो लोग शिप के ऊपर चढ़ते हैं। उसी वक्त क्लाउड वन फिर से कहता है जहाँ पर तो सी के अंदर बहुत सारा पानी है, वो फिर से पोएम गाने लगता है। वो फिर से जलाकर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर पोएम नहीं गा सकते। वक्त उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की गुजर कर जाती है और उसके साथ उसकी नौकरानी होती है। फी चैंग उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान था, वो क्या यहाँ पर तीनों ही उसे देखकर शर्मा रहे होते हैं और कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और वो लड़की भी उनकी तरफ देखकर
कर वहाँ से गुजर जाती है। और वन कहता है वो लड़की मेरी तरफ देख रही है, देखा जरा मेरा जादू उसके ऊपर चलने वाला है। और फिर वो लड़की ऊपर चली जाती है और ये लोग भी जल्दी से ऊपर चले जाते हैं। और उसके बाद शिप्स जो होती है वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है। तो हमारा जाओ शिप के अंदर भी अपने रूम के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जाओ कहता है बहुत सारे जान स्टोन्स को हासिल करने के बाद उनके साथ प्रैक्टिस किया और उनके साथ प्रैक्टिस करने के बाद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। मैं एक लो लेवल का डिमोनिक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। जाओ कहता है अगर मेरे पास एक लो लेवल या फिर मीडियम लेवल के डीमन की कोर हो तो उस कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी या फिर मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। जाओ कहता है तो मुझे लगता है कि घर वापस जाने के बाद किसी क्लोज रूम के अंदर बैठकर मुझे ये वाली ट्रेनिंग करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं शिप के ऊपर ये वाली प्रैक्टिस करूँ तो यहाँ पर किसी वजह से मैं डीमन में चेंज हो जाऊँ तो यहाँ पर शिप के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे और मैं भी उन सभी के साथ ही समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। तो ये मेरा याओशी अभी यहीं पर बैठा होता है। इस वक्त से बाहर से शोर की आवाज आती है। तो बाहर कुछ बैंडिट्स को दिखाते हैं जो कि अपनी शिप्स लेकर इनको लूटने के लिए आ रहे होते हैं। पर टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप का गैंग वी शी होता है, गैंग शी का कजन भी है। तो ये इन सारी के शिप्स को लीड कर रहा होता है। तो उसका साथी उसे कहता है बॉस मैं वाकई में बिल्कुल श्योर हूँ, मैं इन शिप्स का पीछा कर रहा था। शिप्स के अंदर वो सारा माल है जो हमें लूटना है और ये सारी की सारी शिप्स नॉन किलिंग कारपोरेशन वालों की है, यानी कि ये नॉन किलिंग फैमिली की शिप्स है। इसी के पास जितना भी माल है वो सारा नॉन किलिंग फैमिली वालों का ही है। गैंग वी शी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चलो फिर जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। और ये लोग अपनी शिप्स को लेकर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तबकि उस शिप्स के ऊपर भी एक प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो उनके पास एक बंदा भागता हुआ जाता है जो कि उसी की गैंग का मेंबर होता है। वो उसे कहता है बॉस हमें पायरेट्स ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो इस गैंग का नाम वेल गैंग होता है और इसके लीडर का नाम फिल शिंग होता है। फिल शिंग उनसे कहता है क्या उन लोगों को इस बारे में नहीं पता कि इस वाली ग्रुप को हमारी वेल ग्रुप के लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पायरेट्स हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो फिल शिंग अपनी शिप से बाहर निकलता है और बाहर आकर डॉक के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ से पायरेट्स की तरफ से एक बंदा होता है जिसका नाम चक होता है, सामने खड़ा होता है। वो भी अपनी शिप का कैप्टन होता है। फिल शिंग उसे कहता है मिस्टर चक अब इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम हमें यहाँ पर लूटने वाले हो? तुम्हें नहीं पता कि हमारा वेल गैंग इस वाली शिप्स को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। हम लोग नॉन किलिंग कोऑपरेशन वालों को अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो चाकू से कहता है मिस्टर सिंह मैं तुम्हें एक लंबे अरसे से जानता हूँ, हम सभी लोग समुद्री पायरेट्स हैं, तुम्हें ये जॉब नहीं लेनी चाहिए, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल लो और हमें इन शिप्स के ऊपर कब्जा करने दो। तो मिस्टर सिंह उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर हम लोग यहाँ पर ये सारी शिप छोड़कर चले जाएंगे और सारा सामान तुम्हें लूटने देंगे तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हमारी वेल गैंग को दोबारा कभी भी सिक्योरिटी का काम नहीं मिलेगा, जैसे मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो चक आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है मिस्टर सिंह ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि जमीन के ऊपर भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको लाजमी यहाँ पर पायरेट शिप को सिक्योरिटी देने की जॉब्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, जाओ जाकर कोई और काम करो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर ज्यादा जोर दोगे कि तुम्हें इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तुम्हें इन शिप्स को छोड़कर नहीं जाना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। यहीं पर जैकब नॉन किलिंग के चाचा जी भी होते हैं, तो वो अंकल वहाँ पर आते हैं और आकर उनसे कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में वायलेंस से बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग इस मसले को बातचीत से मैं सुलझा ले। तो अंकल का नाम विंग नॉन किलिंग होता है, वो से कहता है मेरा नाम विंग नॉन किलिंग है, मुझे ये बताओ कि मिस्टर जक कहीं हमने तुम्हें यहाँ पर किसी वजह से गुस्सा तो नहीं दिला दिया, हमने कभी तुम्हें ऑफेंड नहीं किया, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तुम यहाँ पर हमारे साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो। साथ ही अपने पास से पैसे निकालता है और उसे कहता है ये $1,00,000 है, मैं ये तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, ये लो यहाँ से चले जाओ। जबकि फिल शिंग भी सोच रहा होता है ये बंदा इन्हें $1,00,000 दे रहा है, हमारी शिप्स के ऊपर जितना सामान है ये उससे भी ज्यादा कीमत है, कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। तो चक आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारा पैसा भी चाहिए और साथ में तुम्हारी सारी चीजें भी चाहिए, तो मैं तुम्हारा सामान भी लूटूंगा और तुम्हारा पैसा भी छीन लूंगा। अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से उसके ऊपर अपनी रस्सियां डालो और वो सभी लोग अपनी अपनी जंजीरें रस्सियां निकालते हैं और उनकी शिप के ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जम करते हुए उनकी शिप के ऊपर जा सकें। सभी लोग जल्दी से उनकी शिप के ऊपर चले जाते हैं, जबकि फिल शिंग भी अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है, यहाँ पर पैसा लूटने के लिए आया है। जबकि यहाँ पर विंग ने उसे $1,00,000 देने का कहा, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर पैसा लेने की बजाय हमारे पर अटैक करना जरूरी समझा है, इसका मतलब यह है कि उसका कोई और मकसद भी हो सकता है। यहीं पर उस लड़की का सीन भी दिखाते हैं, वो खूबसूरत लड़की जो कि अपनी नौकरानी के साथ शिप के ऊपर ऑन बोर्ड हुई थी, उसका नाम चेरी लू होता है और वो सारे कंट्री की सबसे बेस्ट आर्टिस्ट है। अपने घूम में बैठी जितर बजा रही होती है, जबकि उसकी नौकरानी भागती है उसके पास आती है और उसे कहती है मैम बहुत ही बुरा हुआ, हमारे पर पायरेट्स ने अटैक कर दिया है, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना है, अब हम लोग बुरी तरह से मारे जाएंगे या फिर वो हमारा रेप करेंगे। इसी वक्त एक पायरेट वहाँ पर पहुंच जाता है, वो दरवाजे को किक मारते हुए दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर कहता है वो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर शिप के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिल जाएगी, हम लोग तो कुछ बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि यहाँ पर इस शिप के ऊपर मजे करने के लिए कुछ तो है। चेरी लू से कहती है मैं तुम्हें अपना सारा पैसा देने को तैयार हूँ, प्लीज यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो वो पायरेट आगे से लात टपकाते हुए उसे कहता है डार्लिंग तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी क्यों है, मैं तुम्हारा पैसा भी ले लूंगा लेकिन पहले जरा मजे तो करने दो, तुम दोनों के साथ यहाँ पर कुछ मजे करते हैं और
और उसके बाद तुम्हें पैसे भी देंगे। इसी वक्त दरवाजे के बाहर से दिखाते हैं कि हमारा जाओ वहाँ पर पहुँच जाता है। जाओ से कहता है रुक जाओ। पायरेट पीछे की तरफ घूमता है, उससे कहता है तुम कौन हो। जाओ से कहता है तुम तो पायरेट्स के नाम पर एक डब्बा हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहाँ पर हमारी लड़कियों के ऊपर इतनी आसानी के साथ हाथ डाल सकते हो। वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि वो पायरेट्स भी अपनी तलवार को निकालता है और उससे कहता है लड़के तुम यहाँ पर लड़कियों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम भी यहाँ पर मरोगे। वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा जाओ आगे चलना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। इसी के साथ ही हमें वहाँ पर डॉग के ऊपर से दीवार के टूटने की आवाज आती है और वो बंदा दीवार को तोड़कर ऊपर की तरफ उछलता है। बाकी के सभी लोग भी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा जाओ आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और उन सभी से कहता है सभी लोग तो कमजोर पायरेट्स हो। क्योंकि चेरी लू की नौकरानी जो होती है वो हमारे जाओ को देखकर ब्लश कर रही होती है और कहती है जो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। जाओ उन दोनों से कहता है तुम दोनों अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। और इसी के साथ ही वो बैंडिट्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। हमारा जाओ उनके सेंटर में खड़ा होता है, जबकि वो बैंडिट्स अपने वेपन्स लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इस लड़के को मार डालो। यहीं पर वो लोग कहते हैं कि जहाँ अगर हमने इन सभी लोगों को मार दिया तो उसके बाद नैन किलिंग कॉर्पोरेशन की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। हमारा जाओ उनकी बात सुनने के बाद कहता है क्या तुमने क्या कहा कि तुम लोग यहाँ पर नैन किलिंग की शिप्स को लूटने के लिए आए हो। मतलब यह कि नैन किलिंग फैमिली वालों का ये बिजनेस है। लोग यहाँ पर जाओ जाएंगे इंपीरियल सिटी की नैन किलिंग फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बेनेट से कहता है हाँ हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, तो तुम्हें नैन किलिंग फैमिली के बारे में पता है। ताओ अपने वेपन को घुमाते हुए सबसे पहले उसी को मारता है और उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि नैन किलिंग फैमिली का बिजनेस, इसका मतलब यह है कि ये हमारा बिजनेस है क्योंकि हमारी उनके साथ अलायंस है। एक तरफ हमारा जाओ छोटे बैंडिट्स को मार रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर फिल शिंग चक के साथ फाइट कर रही होती है। तो चक ऊपर से जंप करता है और उसे कहता है शिंग पर बस भी करो, तुम यहाँ पर मुझे नहीं हरा सकते, ये सारी की सारी चीजें अब हमारी हैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पर इन सारी चीजों को कौन लूटना चाह रहा है? एक बहुत ही बड़ा आदमी है जो कि इन चीजों को लूटना चाह रहा है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, इसीलिए तुम रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। फिल शिंग अभी भी यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहा होता। वो कहता है जी पता नहीं यहाँ पर मेरे पर दबाव क्यों डाल रहे हैं, जबकि इसके काफी सारे साथी मर चुके हैं, लेकिन फिर भी चक यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर इन चीजों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर कुछ और चीज चाहिए। तो विंग नैन किलिंग भी वहाँ पर फाइट कर रहा होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग हो कौन और यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमें तुम्हारे साथ कुछ भी बिजनेस नहीं करना, जो चीज चाहिए वो लेकर चले जाओ। फिल शिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, लगता है कि विंग के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। इसका मतलब यह कि हम लोग यहाँ पर हारने वाले हैं। फिल शिंग कहता है तो यहाँ पर हार मानने में कोई भी बुराई नहीं है। वो उसे कहता है मिस्टर चक ठीक है मैं यहाँ पर हार मानता हूँ, ये सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। चक उसे कहता है लेकिन अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। उसी वक्त एक भाला आकर उसकी बॉडी के अंदर आकर धंस जाता है। गैंग विशी वहाँ पर पहुंच जाता है। गैंग विशी अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। चक उसे कहता है मास्टर शी आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मिस्टर फिल को हराने में मेरी मदद की है। शी भी उसे कहता है कोई बात नहीं, ये तो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। तुमने उसे अपनी तलवार के साथ वहाँ पर ब्लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसे मार सका हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है, नैन किलिंग। अब इसी को यहाँ पर मारना है, उसके बाद ये सारी शिप्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये आदमी भी अब बहुत ज्यादा थक चुका है। जरा देखो तो सही वो किस तरह लंबे लंबे सांस ले रहा है। एक पायरेट आके बढ़ता है और उसे कहता है विंग नैन किलिंग अब तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। तो ये लोग जैसे विंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी वक्त हमारा जाओ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपने वेपन्स को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा था और उन सभी को मारते हुए कहता है वे लोग इस लायक नहीं हो कि तुम लोग मेरा नाम जान सको। जाओ उन सभी को मारने के बाद विंग नैन किलिंग से कहता है क्या तुम जैकब को जानते हो? वो उसे कहता है हाँ मैं जैकब को जानता हूँ, मैं उसका अंकल हूँ, लेकिन लड़के तुम कौन हो? जाओ कहता है मैं तुम्हें अपना नाम बाद में बताऊंगा और अपने बारे में बाद में तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल के लिए हमें इससे बड़ी मुश्किल का सामना करना है क्योंकि असली के कल्प्रिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। जब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ से मिस्टर जाक और उसके साथ गैंग विशी आ रहे होते हैं। क्या कहता है ये तो टाइगर टू डीमन हंटिंग ग्रुप के लोग हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गैंग विशी जैसे वहाँ पर पहुँचता है वो भी जाओ को पहचान लेता है। वो कहता है लड़की तुम्हारा मंकी कहाँ पर है? तुम्हारे पास एक फायर मंकी भी था। और साथ ही वो वहाँ पर सोच रहा होता है फर्स्ट टाइम मैं नो डीमन अबिस में था जहाँ पर मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था जो कि एक फॉक्स डीमन थी। तो उसी वक्त ये लड़का वहाँ पर आया और आकर अपने फायर मंकी के साथ इसने मेरे पर अटैक किया और उस लड़की को लेकर भाग गया। अभी उसे कहता है मास्टर जी क्या आप इस बंदे को जानते हैं? तो गैंग विशी उसे कहता है हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, मेरा पहले से इस लड़की के साथ झगड़ा हो चुका है, तो मैं इसे एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। तो चाक उसे कहता है तुम रुको मैं जाकर इसको सबक सिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले जाकर इसका सर काट कर आपके लिए लेकर आता हूँ। शाओ से कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मेरा सर काट सकते हो? इसी के साथ ही वो डीमन पावर्स को यूज करता है। उसकी आंखें वहाँ पर चमकना शुरू होती हैं। चाकू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी एरोगेंस की वजह से मुझे हरा सकते हो? जैसे वो उसकी आंखों में देखता है वो वहीं पर बैठ जाता है और उसका सर दर्द करना शुरू कर देता है। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? मेरा सर दर्द कर रहा है। तो हमारा शाओ उसी वक्त भागता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी हेल्पर को उसकी छाती में जाकर दंसा देता है और सिर्फ एक ही मूव के साथ उसको मार देता है। शाओ से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सिर्फ एक ही मूव के साथ यहाँ पर तुम्हें हरा दूंगा। एक बार एक डीमन के ब्लड को एब्जॉर्ब किया था जो कि एक स्पाइडर था, उसके पास ग्रीन आईज थी। वो अपनी आईज की मदद से अपने शिकार को अपनी ग्रीन आईज को यूज करते हुए कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है और उसके बाद
उसके लिए शिकार करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे उसके साथी देखते हैं कि चक मर चुका है, वो भी सिर्फ एक ही मूव में, तो वो सभी लोग घबराकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मिस्टर चक मर गए, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। गैंग शी भी उन सभी लोगों के बीच ही होता है, वो भी यहाँ पर भाग रहा होता है। वो उन सभी से कहता है तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग भाग क्यों रहे हो, जाओ जाकर उसको मारो। तो ये सभी पायरेट्स कुछ तो अपनी शिप के ऊपर छलांग लगा जाते हैं, जबकि कुछ वहाँ से जंप करते हुए नीचे पानी में चले जाते हैं। कुछ वहीं पर खड़े होते हैं और हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। जाओ के सामने 5 लोग होते हैं और वो 5 के 5 ही जान जनरल्स होते हैं। गैंग शी भी कहता है लगता है कि ये 5 जान जनरल्स काफी रहेंगे इस एक लड़के को मारने के लिए। तब तक ये लोग यहाँ पर इस लड़के को रोका रखे हुए हैं, तब तक मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मुझे भी मार डालेगा। वो 5 जान जनरल्स हमारे जाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा जाओ कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कौन किसको मारता है। तुम सभी लोगों को मारना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। अपनी हेल्पर को घुमाते हुए सिर्फ एक ही बार उनके ऊपर अटैक करता है और 5 के 5 जान जनरल्स उनमें से कुछ उड़ते हुए पानी के अंदर जाकर गिरते हैं और कुछ शिप के साथ टकराकर वहीं पर मर जाते हैं। बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने 5 जान जनरल्स को सिर्फ एक ही मूव के साथ मार डाला है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसके साथी उसे जल्दी से अपनी शिप के ऊपर खींच रहे होते हैं और कहते हैं बॉस जल्दी से आ जाओ। शिप के ऊपर जाने के बाद अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से इसके ऊपर एरोस की बरसात कर दो। वो सभी लोग अपने अपने बो एरोस को उनकी तरफ करते हैं और उनके ऊपर एरोस चला देते हैं। वो जल्दी से जाकर पिलर के पीछे छुप जाता है। अपने कुछ लोगों को पानी के अंदर भेज देता है और कहता है जाओ जाकर पानी के अंदर से उनकी शिप के ऊपर अटैक करो और उनकी शिप को डुबो दो ताकि पानी उनकी शिप के अंदर चला जाए। सभी गैंगस्टर्स पानी के अंदर चले जाते हैं, जबकि उसी वक्त फीचेंग और क्लाउड वन भी जंप करते हुए हमारे जाओ की शिप के ऊपर आते हैं और उसे कहते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो। जाओ उनसे कहता है वो लोग हमारी शिप को अंदर से डुबोना चाहते हैं, कुछ पैनेट्स पानी के अंदर चले गए हैं और नीचे से जाकर हमारी शिप को तोड़ देंगे, हम सभी लोग मारे जाएंगे अगर उन लोगों ने हमारी शिप को डुबो दिया। फीचेंग उसे कहता है ब्रो मुझे तैरना आता है, मैं अभी पानी के अंदर जाता हूँ, पानी के अंदर जाकर उन सभी को मार देता हूँ। जाओ कहता है इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि साइडों के ऊपर से हमारे पास अटैक कर रहे हैं और पानी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, तुम इतने सारे लोगों से अकेले नहीं निपट पाओगे। जाओ कहता है मुझे तैरना भी नहीं आता, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने हम लोग नहीं टिक पाएंगे। फीचेंग उसे कहता है ब्रो यहाँ पर गिव अप करने की तो बात है ही नहीं, मैं अभी पानी के अंदर जाने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सभी को मार डालूंगा। बाकी से भी कहता है जिन लोगों को स्विम करना आता है वो सभी लोग मेरे साथ आ जाओ और वो जल्दी से जंप करते हुए पानी के अंदर चला जाता है। हमारा जाओ उसी वक्त सोच रहा होता है मैं जिस डीमन के ब्लड को पीता हूँ मैं उसके एट्रीब्यूट्स को ले सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पर एक पानी के डीमन का ब्लड मिल जाए तो मैं उसके एट्रीब्यूट्स को लेकर स्विमिंग सीख सकता हूँ। तो वो जल्दी से भागता हुआ विंग के पास जाता है और कहता है अंकल मुझे ये बताएं क्या आपके पास और कुछ डीमन ब्लड रखा हुआ है, किसी पानी के डीमन का डीमन ब्लड है या नहीं। इसी वक्त उन्हें याद आता है कि उनके पास एक शार्क का डीमन ब्लड मौजूद है। अपने लोगों से कहते हैं हाँ हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक शार्क के डीमन ब्लड को रखा था। वो अपने साथियों से कहते हैं जाओ जाकर जल्दी से ब्लड लेकर आओ जो कि शार्क का ब्लड है। इस ब्लड को लेकर आकर हमारे जाओ को दे देते हैं। फीचेंग को दिखाते हैं जो कि पानी के अंदर होता है। वो कहता है सभी लोग तो कुछ ज्यादा समझदार हैं, इन लोगों ने अपने काफी सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ये सभी लोग हमारे शिप के अंदर अपने होल करने की तैयारी में है, ये शिप को सिंक कर देंगे, मैं इन सभी से नहीं निपट पाऊंगा। अगर कोई चीज उसके पास से बड़ी स्पीड से गुजर जाती है वो भी इस बात से काफी हैरान होता है कि मेरे पास से क्या गुजरा है। नेक्स्ट सीन में अंदर का भी दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी लू की नौकरानी कहती है वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम था, मेरी लेडी क्या आपने देखा वो कितना ज्यादा हैंडसम था जिस लड़की ने हमारी जान बचाई है। चेरी लू से कहती है लड़की तुम मुझसे ये सवाल कितनी बार पूछ चुकी है, जबकि तुम्हें पता है कि वो लड़का कितना हैंडसम है, तो फिर मुझसे बार बार जो क्यों पूछ रही हो। उसकी नौकरानियों से कहती है लेकिन मैम आपने बिल्कुल भी मुझे ये नहीं कहा, आप मुझे आगे से जवाब तो देती है कि वो हाँ वो हैंडसम है या नहीं है। मुझे इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि आप उस लड़के के पीछे नहीं है, फिर मैं उस लड़के के पीछे जा सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरा उस लड़के के साथ कुछ चक्कर जा सकता है? तो उसकी चेरी लू से कहती है लगता है कि तुम्हें उस लड़के से प्यार हो गया है, तुम्हें वो पसंद आ गया है, चलो ठीक है तुम उसको परस्यू कर सकती हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो नौकरानी से कहती है मैम क्या वाकई में वो अच्छा है? तो शिप के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है मैम देखो यहाँ पर पानी आ रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डूब जाएंगे। दूसरी तरफ पानी का सीन दिखाते हैं तो फीचेंग पानी के अंदर से बाहर निकलता है सांस लेने के लिए। वो कहता है वो क्या चीज थी जो कि मेरे पास इतनी तेजी के साथ गुजर रही थी और उसने बहुत सारे पायरेट्स को भी मार दिया। वो फिर से पानी के अंदर जाता है और कहता है देखना होगा कि वो कौन सी चीज है जो कि इन सारे लोगों को मार रही है, चीज का हमारे साथ कुछ लेना देना है, या फिर वो कोई वाटर डीमन है जो कि सारे पायरेट्स को मार रहा है लेकिन मेरे पर क्यों नहीं अटैक कर रहा। तो हमारा जहाँ बड़ी स्पीड से तैरता हुआ अपने फीचेंग की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि पानी के अंदर एक शार्क डीमन की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा काम की चीज है। मुझे नहीं लगता कि इन बैंडिट्स में से कोई भी यहाँ पर पानी के अंदर मुझसे फाइट कर सकेगा। तो वो उन बैंडिट्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। क्लाउड वन शिप की डॉक के ऊपर खड़ा होता है और वहाँ पर पानी के अंदर देख रहा होता है। पानी के अंदर से उन सारे बैंडिट्स की लाशें बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। जो भी मर जाता है उसकी लाश ऊपर आकर तैरना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं ये सारे के सारे पायरेट्स अपने आप कैसे मरी जा रहे हैं। फीचेंग फिर से पानी के अंदर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो कहता है लगता है कि यहाँ पर पानी के अंदर कोई वाटर डीमन है। उसी वक्त हमारा गाँव बड़ी स्पीड से उसकी तरफ पीछे से आ रहा होता है। तो फीचेंग जल्दी से अपने बालों को पीछे की तरफ करता
करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि जाओ पानी से निकलते हुए उसके बाले को पकड़ लेता है और कहता है ब्रो क्या हो गया, क्या तुम यहाँ पर अपने ब्रो को मारने वाले थे। वो फी चैंग से कहता है चलो जल्दी से तुम शिप के ऊपर चले जाओ, बाकी के सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी के सभी को तो मैंने मार दिया, सिर्फ कुछ ही बचे होंगे। चैंग इस बात से और भी हैरान होता है, कहता है जाओ शुई कब से इतना ज्यादा अच्छा तैराक बन गया है, इसको तो तैरना आता ही नहीं था। नैन की लिम भी शिप के ऊपर खड़े सब कुछ देख रही होती है। वो सोच रही होती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसने बहुत सारे पैडेट्स को अकेले ही मार दिया है। मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में एक इनेट जान किंग बन सकता है। अगर हमारी फैमिली किसी तरह से इस लड़के को हायर कर ले तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। गैंग भी शिप बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपनी शिप के ऊपर होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरे 20 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जो कि पानी के अंदर गए थे। ठीक है, एक साथियों से कहता है बॉस लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि उन लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जो कि हमारे पर अटैक करके हमारे लोगों को मार रहे हैं। सभी लोग यहीं पर रुके रहे तो वो हम सभी को भी मार डालेंगे। शिव से कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उसके साथियों से कहता है बॉस जरा देखो तो सही, पानी के अंदर उसने कितनी बुरी तरह से हमारे लोगों को मारा है। सारे के सारे लोग जो पानी के अंदर गए थे वो मारे गए हैं। अगर उन्होंने हमारी शिप को नुकसान पहुंचा दिया तो हमारी शिप डूब जाएगी। तो वो गैंग भी शिव से कहता है अच्छा ठीक है फिर चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा जाओ उसी वक्त उनकी शिप के पास पहुंच जाता है और अपने पास में अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तो तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो, तुमने हमारी शिप को डुबोने की कोशिश की, तो अब यहाँ पर तुम्हारी शिप को डुबोकर देखते हैं कि तुम लोग कैसे बच पाते हो। हमारा जाओ उसकी शिप के ऊपर नीचे वाली साइड से एक पंच मारता है। जैसे वो उसकी शिप को पंच मारता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं वो यहाँ पर क्या होने वाला है। साथ ही आगे बढ़ता है और उस गैंग विशी से कहता है बॉस हमारी शिप नीचे से टूट चुकी है, पानी अंदर आ रहा है। गैंग विशी चिल्लाकर उन सभी लोगों से कहता है तो उस होल के अंदर कोई चीज देकर उस होल को बंद करो, मैंने तुमसे कहा भी था कि शिप को जल्दी से यहाँ से निकालो, लेकिन तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। सभी लोग वहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, हम सभी लोग मरने वाले हैं, उस बड़े से होल को फिक्स नहीं कर सकते, हमें पानी के अंदर जंप करना होगा। कोई कह रहा होता है मुझे तैरना नहीं आता, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। शाह उनकी शिप के अंदर होल करने के बाद अपनी शिप के ऊपर वापस आ जाता है। उसे कहता है ब्रो तो तुम वापस आ गए। जाओ कहता है हाँ मैंने सब कुछ ठीक कर दिया इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। मैं वहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अपनी शिप को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि यहाँ पर कुछ ना हो जाए, इसी वजह से मैं जल्दी से भागता हुआ वापस आ गया हूँ। फी चैंग कहता है हमारे साथ टोटल 5 शिप्स थी, उनमें से काफी सारी शिप्स टूट चुकी हैं, हमने उनमें से कुछ लोगों को तो बचा लिया है लेकिन हम लोग सभी को नहीं बचा पाए। चलो अभी यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं अगर समुद्र में कोई जिंदा है तो उसको निकाल कर अपनी शिप के ऊपर ले लेते हैं। टाउन से कहता है चलो फिर ठीक है ऐसा ही करते हैं। तो विंग नैन कलिंग भी आते हैं और हमारे शाह से कहते हैं लड़की तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते हमारी जान नहीं बचाते तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। टाउ अंकल से कहता है अंकल आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको थैंक यू बोलने की जरूरत है, मैं तो यहाँ पर इन चीजों को बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अफसोस की बात जैक ने फिर भी हमारी 1-2 शिप्स को डुबो दिया, सारे का सारा सामान भी जाया हो गया है। अंकल विंग उसे कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुम भी वेल गैंग से हो। टाउ उसे कहता है नहीं मेरा नाम जाओ जुई है और मैं जैकब नैन किलिंग का फ्रेंड हूँ, मैं भी जाओ जैंग डायनेस्टी से हूँ। मिस चैरिलू और उसकी नौकरानी वो लोग भी डॉक के ऊपर आ जाते हैं और हमारे जाओ से कहते हैं तुमने हमारी जान बचाई है लेकिन हम लोग अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, तुम्हारा नाम क्या है। जाओ पीछे की तरफ घूमता और उसे कहता है मेरा नाम जाओ शुई है। तो क्लाउड वन भी भागता हुआ चैरिलू के पास आ जाता है और उसे कहता है मेरा नाम क्लाउड वन है। साथ ही वो उसे अपने नाम के बारे में बता रहा था कि उसके नाम का मतलब क्या बनता है। साथ ही वो उसे कहता है अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर क्लाउड कह सकती हो, यहाँ पे ब्रदर वन भी कह सकती हो, जैसे तुम चाहो मुझे वो कह सकती हो। उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रही होती है कि अब इस लड़के को मुझसे क्या चाहिए जो आकर मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। फी चैंग दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फी चैंग कहता है इस बेचारे का कुछ भी नहीं हो सकता, बेचारे के साथ तो कोई भी लड़की अटैच नहीं होती, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है कि हर बार जाओ जू इसकी लाइमलाइट को छीन कर ले जाता है। इनकी शिप्स कुछ दिनों के बाद जाओ जंग डायनेस्टी में पहुंच जाती हैं। ये लोग डॉक्स के ऊपर जाकर रुकते हैं तो वहाँ पर हमारा जाओ कहता है तो फाइनली हम लोग अपनी जाओ जंग डायनेस्टी में पहुंच आए हैं। लोग अपने घर से पिछले कई महीनों से गायब थे तो फाइनली हम सभी लोग वापस आ चुके हैं, चलो जल्दी से अपने रॉयल अकेडमी में वापस चलते हैं। उसी वक्त वो नौकरानी आगे बढ़ती है और उसके लिए गिफ्ट लेकर आई होती है। वो उसे कहती है मिस्टर जाओ प्लीज रुके, ये फ्रेग्रेंस मैंने आपके लिए स्पेशली तैयार किया, मैंने स्पेशली इसको आपके लिए पैक किया, प्लीज इसको रख लीजिए, एक गिफ्ट है, इसे अपने साथ लेकर जाएं। जाओ उसका गिफ्ट देखने के बाद सोच रहा होता है ये मुझे यहाँ पर एक खुशबू तोहफे में दे रही है, इस बात का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की को भी मेरे पर क्रश है, यानी कि ये मुझे पसंद करती है। तो वहाँ पर जब थोड़ी देर के लिए सोच रहा होता है तो नौकरानी उसे कहती है मिस्टर जाओ क्या हुआ, क्या आप यहाँ पर इस गिफ्ट को नहीं ले सकते। जाओ उसे कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे गिफ्ट को नहीं ले सकता, तुम जो कुछ सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। लोग अभी तो यहाँ पर मिले हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी हो गई है, तुम ऐसे किसी को गिफ्ट ना देना, अगली बार किसी के साथ सोच समझकर इस तरह का रिलेशनशिप रखने के बारे में सोचना, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी बहुत ही कोई प्यारा लड़का मिलेगा। तो उसकी बात सुनने के बाद वो नौकरानी आंखें से रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वो रोती रोती वहाँ से भाग जाती है। तो क्लाउड वन दूर खड़े सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है यहाँ पर ब्रो ने एक और लड़की का दिल तोड़ दिया, जिस सारी लड़कियां पता नहीं इसके पास करने के लिए क्या जाती हैं जब इस लड़के ने पहले से कोई लड़की देख रखी है। जबकि चैरिलू भी वहाँ पर ये खड़ी सोच रही होती है कि इस लड़के ने इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसे कम से कम एक गिफ्ट तो ले ही लेना चाहिए था। साथ ही वो सोच रही होती है मैं देखना चाहती हूँ कि ये अपनी वाइफ के साथ बहुत ज्यादा फेथफुल है, या फिर यहाँ पर
लड़कियों के साथ इतने बुरी तरीके से पेश आता है। ताओशी अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग जाने लगते हैं उसी वक्त मिस्टर विंग उनसे कहते हैं जरा रुको बच्चों, मेरी बात सुनो, मैंने अभी तक तुम लोगों को थैंक यू नहीं बोला, क्यों ना तुम सभी लोग मेरे साथ चलो। उसे कहता है अंकल विंग आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और हमें तो आपकी हेल्प करना ही थी, क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस आधा हमारा भी है, आपके बिजनेस का 30% हमें जाता है। अंकल विंग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए, जैकब भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगा। इस वक्त जैकब घर पर ही होगा। यहाँ उनसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो फिर ठीक है हम लोग तुम्हारी फैमिली के होम पर ही चलते हैं। ये सभी लोग इनके घर पहुँच जाते हैं तो जैकब दरवाजा खोलता है और उसे कहता है जाओ जी तो तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर मुझे देखकर खुशी नहीं है जो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जैकब उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। उसी वक्त उसके फादर भी अंदर से बाहर निकल आते हैं। जैकब के फादर जिसका नाम फॉर्ड नैनक्विलिंग होता है वो बाहर आते हुए कहते हैं शाओ जी तुम मिस लॉन्ग के हस्बैंड हो, मैंने सुना है कि तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो। जैकब ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया, उसने ये भी बताया कि तुम उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हो, चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। शाओ भी उनसे कहता है मिस्टर नैनक्विलिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल विंग भी वहीं पर ही होती है। अंकल विंग उन लोगों को बताते हैं कि इस लड़के की वजह से हमारा सारे का सारा माल बच गया, कि हमारी कुछ शिप्स डूब गई, हमारे पर पायरेट्स ने अटैक किया था लेकिन हमारी जान बच गई। और उनसे सारी बात पूछते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या था, उन्हें सारी बात बता देते हैं। तो खाना खा लेने के बाद हमारा जैकब जाओ से कहता है जाओ यहाँ पर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जाओ से कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि उनमें से कुछ सामान तो बह गया, यानी कि शिप्स डूब गई थी जिसकी वजह से हमारा काफी नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग फिर से रिस्टॉक कर सकते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जैकब उसे कहता है हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने सामान के बारे में बात नहीं करनी, मैं तो तुमसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ क्या तुमने पिछले 3 महीने से तुम क्योंकि यहाँ पर नहीं थे, क्या तुमने लॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ सुना है। जाओ से कहता है नहीं मैंने अपनी लॉन्ग फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि मैं 3 महीने पहले यहाँ से चला गया था, स्कूल के एक मिशन के ऊपर गया हुआ था, इसी वजह से मैं अपनी डायनेस्टी में नहीं था। मुझे बताओ कि लॉन्ग फैमिली के साथ क्या हुआ है। मेरी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें खुद ही वापस जाकर अपने ग्रैंडपा से पूछ लेना चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात बताते हुए अच्छा नहीं लगता। उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर तुम लोग अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं जल्दी से अपनी फैमिली में वापस जा रहा हूँ ताकि जाकर ग्रैंडपा से पूछ सकूं कि क्या हुआ है। उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। तो शाओशी वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि फॉर्ड नैनक्विलिंग अपने बेटे के पास आते हैं और उसे कहते हैं जैकब तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। जैकब उनसे कहता है डैड मैंने इस लड़के का साथ देने का फैसला किया था, इनकी फैमिली के साथ रहने का फैसला करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनके साथ जुड़े रहें। तो उसके डैड उसे कहते हैं जैकब तुम्हें पता है ना कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, हमने इनके साथ अलायंस बनाई थी क्योंकि इसके ग्रैंडपा आर्मी के जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं उनको आर्मी की पोजीशन के ऊपर से हटा दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ रिलेशनशिप रखने से हमें कोई फायदा होने वाला है। जैकब अपने डैड से कहता है डैड मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी बात करने का क्या मतलब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग अभी भी उनको सपोर्ट देते रहें, जब वो मुश्किल हालात में हम उनको सपोर्ट देंगे, क्योंकि मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारी फैमिली को इस लड़के से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे तो बाकी के सभी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोगों ने मुश्किल वक्त में अपनी अलायंस का साथ छोड़ दिया। जनरल वुलोंग अभी तक जिंदा है, मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में दोबारा से कम बैक कर सकते हैं। उसके डैड उसे कहते हैं लेकिन तुम्हें पता है ना कि जनरल वुलोंग अब काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं, वो वापस आकर क्या करेंगे। जैकब भागता हुआ उनके पास आ जाता है और कहता है लेकिन आप जाओशुई को कैसे बोल सकती हैं, आपने इस लड़के के बारे में देखा है कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा यंग है, इस लड़के के भरोसे ये सब कुछ नहीं कर सकते। विंग नैनक्विलिंग भी आगे आते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हें जैकब की बात को सुनना चाहिए, अगर हम लोग मुश्किल वक्त में इस लड़के की फैमिली का साथ देंगे ये लड़का फ्यूचर में किनेड यान किंग बन सकता है या फिर उससे भी ज्यादा हाई लेवल पर जा सकता है, इससे हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है फिर हम लोग इनका साथ देंगे। नेक्स्ट सीन हमें लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। जाओ जी भागता हुआ अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस जाता है तो अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या हुआ है। ग्रैंडपा से कहते हैं लड़के तुम वापस क्यों चले आए, तुम कहाँ पर थे और कितने दिनों के बाद वापस क्यों आए हो। तो वो भी ग्रैंडपा से पूछता है ग्रैंडपा आप भी तो बॉर्डर लाइंस के ऊपर फाइट करने के लिए गए थे, फिर अब वापस क्यों आ गए हैं। वो उसे कहता है मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूँ, इसी वजह से मैं फिट नहीं रहा फाइट करने के लिए, इसी वजह से मुझे वापस भेज दिया गया है। मैंने उन लोगों से कहा था कि मुझे वापस भेज दें, इसी वजह से मैं वापस चला आया हूँ। तो जाओ उनसे कहता है लेकिन ग्रैंडपा मैंने तो सुना है लोग कह रहे थे कि आपकी डिमोशन हो गई है, यानी कि आपको आपकी गद्दी से हटा दिया गया है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं हाँ ये बात सच है कि मेरी मिलिट्री पावर किसी और जनरल के हाथ में दे दी गई, उन्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। ग्रैंडपा उससे कहते हैं अफसोस की बात है कि अब मैं मून को नहीं बचा सकता क्योंकि मेरे पास अब पावर नहीं रही, मिलिट्री को लेकर शूरा डिमंस के एरिया में नहीं जा सकता। जाओ कहता है लेकिन क्या वो वाकई में शूरा डायनेस्टी में चले गए हैं, क्या शूरा डायनेस्टी के लोग उसे अपनी डायनेस्टी में लेकर चले गए हैं। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं ये मेरी गलती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को भी नहीं बचा पाया,
पाया। जाओ उनसे कहता है ग्रैंडपा आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज्यादा लकी है और मुझे लगता है कि हम लोग जल्दी उसे दोबारा देख पाएंगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है कि मून की रियल आइडेंटिटी क्या है? जाओ उनसे कहता है हाँ ग्रैंडपा मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है क्योंकि उस दिन मैं घर पर ही था जब वो उसे उठाकर ले गए थे। ग्रैंडपा उससे कहते हैं लेकिन फिर भी तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि उसके पास शूरा डीमंस की ब्लड लाइन की पावर है, यानी कि वो शूरा डीमंस की ही फैमिली मेंबर है, फिर तुम उसे बचाकर क्या करोगे? उनसे कहता है ग्रैंडपा कुछ भी हो जाए मून मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को बचाकर वापस लेकर आऊंगा क्योंकि वो मेरी वाइफ है इसी वजह से। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परसिस्टेंट होने की जरूरत नहीं है, तुम उस लड़की को बचा नहीं पाओगे। और साथ ही हमारे ग्रैंडपा उसे 17 साल पहले की बात बताने लगी है। वो उसे कहते हैं ये सब कुछ आज से 17 साल पहले शुरू हुआ था। यहीं पर 17 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मेरा एक बेटा जिसका नाम आवरेन लॉन्ग था, ठीक है तुम्हारे अंकल जो कि मून के फादर हैं। आवरेन लॉन्ग एक बहुत ही बेहतरीन कमांडर थे। इस वक्त फ्रंट लाइन बैटल के में वो एक बहुत ही बेस्ट कमांडर के तौर पर वहाँ पर नियुक्त थे और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे थे। मिलिट्री ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से वो निभा सकते थे। जी अपने बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र था क्योंकि वो बॉर्डर लाइंस के ऊपर शूरा डीमंस को वहाँ पर रोके हुए था। उसने शूरा डीमंस को हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में नहीं आने दिया। दूसरी तरफ से उस वक्त शूरा डीमंस को लीड करने वाली एक लड़की थी और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। फीमेल शूरा को तुम्हारे अंकल आवरेन से प्यार हो गया। बैटलफील्ड के दौरान उन दोनों की फाइट हुई और उसी फाइट के दौरान ही उस फीमेल शूरा को तुम्हारे अंकल से प्यार हो गया था और उसके बाद उसने अपने लोगों को वहाँ पर रोक दिया। उसने जाओशेंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक करने से अपने लोगों को रोक दिया। अभी लोगों को ऐसा ही लगा कि तुम्हारे अंकल की पावर्स की वजह से शूरा डीमंस पीछे की तरफ हट गए हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे अंकल को इस बारे में पता था कि ये सब कुछ लड़की की वजह से हुआ है, उस शूरा डीमन लड़की की वजह से जिसने अपने लोगों को ऑर्डर्स दिए थे क्या वो जाओशेंग डायनेस्टी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो उस लड़की का हाई स्टेटस था। शूरा डीमंस के बीच में वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी। उसके बाद वो लड़की सीधे जाओशेंग डायनेस्टी में हमारे मिलिट्री बेस के सामने आकर खड़ी गई जहाँ पर तुम्हारे अंकल का कैंप था। तो तुम्हारे अंकल उसे हर रोज वहाँ पर देखते थे, लेकिन वो काफी दिनों तक उसको देखते रहे। उसके बाद उन्होंने फैसला किया लड़की जो कि उनसे प्यार करती है तो क्यों ना उसके साथ ही प्यार किया जाए और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो उस लड़की के साथ एक समझौता किया। वो दोनों यहाँ पर शूरा डीमंस और जाओशेंग डायनेस्टी के सोल्जर्स के दरमियान में एक पीस समझौता करेंगे। लगा था कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पर शूरा डीमंस और इन दोनों डायनेस्टीज के दरमियान में अमन शांति लेकर आएगा। हमारे अंकल को लगा था शायद शूरा डीमंस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, लेकिन शूरा डीमंस को पहले इस बारे में नहीं पता था कि उनकी लड़की ने जाओशेंग डायनेस्टी के एक लड़के के साथ प्यार किया है और उसके साथ रिलेशनशिप है। लेकिन जब मून पैदा हुई तो उसके बाद शूरा डीमंस को इस बारे में पता चल गया। शूरा डीमंस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। तो शूरा डीमंस अपनी उस लड़की को सजा देने के लिए वापस अपने कबीले में लेकर चले गए कि आवरेन यानी कि तुम्हारे अंकल को शूरा डीमंस ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। आवरेन बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन उसने अपनी बेटी यानी कि मून को उन लोगों से बचा लिया और उसे लेकर लॉन्ग फैमिली में चला आया और उसे यहाँ पर वापस देकर कहा कि मैं इसकी जान बचाऊं, मैं इसकी रक्षा करूं और इसे कभी भी बाहर नहीं निकलने दूं। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और उसके बाद से मैंने तुम्हारे अंकल आवरेन को कभी भी नहीं देखा, वो पता नहीं कहाँ पर है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं पिछले काफी अरसे से उन्होंने अपनी शूरा ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर को अवेकन कर लिया, लेकिन अभी भी उसके माइंड की बीमारी उसके पास ही है। इस बार मैं वहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर गया था मून को बचाने के लिए, वहाँ पर ताकि मून को शूरा डीमन से बचा सकूं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए मेरी एब्सेंस की वजह से। इसी वजह से ये बार बहुत ज्यादा है। अब तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त शूरा डीमंस ने बाइजुआन डायनेस्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और बाइजुआन जो डायनेस्टी है वो शूरा डीमंस की टेरिटरी बन चुकी है। जाउन से कहता है ग्रैंडपा हमारे लिए हार और जीत ये तो होती रहती है क्योंकि जंग में ये दोनों हो सकती हैं। कुछ यहाँ पर इस बारे में सोचकर ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, सारा ब्लेम आपके ऊपर नहीं है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है, लेकिन मैं ये सोच कर उदास हो रहा हूँ। जाओ कहते हैं लेकिन मैं मून को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर खुश हूँ यहाँ पर उदास हूँ, क्योंकि उस मून को पूरा डीमन किंग अपने साथ उठाकर ले गए हैं। वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसे नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरी भी है। वो हमें छोड़कर चली गई है। नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। हमें जाओ शुई के उस घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माम और उसके साथ मे रह रही होती हैं। तो मी बेचारी बहुत ज्यादा उदास होती है और आंटी से कहती है आंटी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैंने यहाँ पर आपको भी मुश्किल में डाल दिया है। आंटी उसे कहती है मी तुम इस तरह की बात कैसे कर सकती हो, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि तुम एक जिंक्स हो जहाँ पर तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो तो मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें अपने साथ बाजार में लेकर नहीं जाती तो ये कभी भी नहीं होता। परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ शुई ने किसी को यहाँ पर हमें सेफ रखने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया था ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और आंटी से कहती है लेकिन लॉन्ग फैमिली के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। ग्रैंडपा को उनकी पोस्ट के ऊपर से हटा दिया गया जिसकी वजह से लॉन्ग फैमिली की पावर कम रह चुकी है। तुम्हारे जाओ शुई की भी कोई भी खबर नहीं है, पिछले कई महीनों से उसके बारे में नहीं सुना कि वो कहाँ पर है। तय कि ये सब कुछ भी मेरी वजह से हो रहा है, ये सारी की सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मनहूस हूँ। आंटी उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिक में सभी के सामने तुम्हें ऐसे उठाकर लेकर जा सकते हैं। तो मी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और आंटी से कहती है आंटी मुझे बताओ ना अब मैं क्या करूँ, वो आज यहाँ पर आने वाले हैं, वो मुझे उठाकर ले जाएंगे। आंटी उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर कहीं पर
छुप जाना चाहिए। अगर वो तुम्हें यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें लगेगा कि तुम चली गई हो। उसे कहते हैं ठीक है फिर मैं जाती हूँ, जाकर कुछ सामान पैक कर लेती हूँ। उसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक करना शुरू हो जाती है। वो लोग कहते हैं चलो जल्दी से दरवाजे को खोल दो वरना हम लोग दरवाजे को तोड़ देंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब हम लोग क्या करेंगे। मी कहती है वो लोग तो पहुंच आए हैं, आंटी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे। दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद दिखाते हैं प्रिंस जी यहाँ पर आ चुका है। वीजू जी जिसके साथ हमारे जाओ ने बैटिंग की थी जाम स्टोन स्टोर के ऊपर, वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर दूल्हा बनकर आया होता है। वो मी से कहता है तो लड़की चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि आज के दिन मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आऊंगा, आज हम दोनों की शादी होगी। आंटी और मी बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कोई हमारी मदद करो, ये लोग हमारे घर में घुस आए हैं। यहाँ पर कुछ पुराने लोग भी होते हैं जिनमें जैक जू और उसके साथ साथ उसका लिन जाओ यानी कि उसका कजन भी होता है, साथ में वो लड़की भी होती है जो लास्ट टाइम हमारे जाओ के घर पर भी थी और उसकी मॉम को तंग आ रही थी। ये लोग उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं इस कमीने लड़के को यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से मिल गई है। प्रिंस जी अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतर कर आता है, मी का बाजू पकड़ते हुए कहता है लड़की चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, आज हम लोग घर जाकर हमारी शादी होने वाली है। वहीं पर एक नौकरानी भी होती है जो उसे कहती है योर हाइनेस आपको यहाँ पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इसका हाथ छोड़ दें, इसको घर लेकर आती हूँ, आप चले जाएं। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आप इस लड़की को टच नहीं कर सकते। तो प्रिंस जी उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तुम इसे जल्दी से लेकर आओ, मैं बहुत सा बेताब हूँ, हम दोनों की शादी होगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।